हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एजुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूँ वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग 36 बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज़ कर चुके हैं और आज 37वें क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड, जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं उनको बहुत थैंक यू, और जितने भी लोग आगे हैं जुड़ रहे हैं वो जुड़ते रहिए। और क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे बायोलॉजी की एंड साइंस की प्रिपरेशन करा रही हूँ। बायोलॉजी में आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी और एलटी ग्रेड हो और एपीएस हो, आप दे सकते हैं इस चैनल पे जुड़ करके। और जो भी साइंस के एग्ज़ाम्स हैं फ्रेंड, जैसे कि मैंने टीजीटी साइंस के लिए बहुत लोगों से पूछा तो उन लोगों ने उसके लिए मुझे येस बोला और वो लोग भी चैनल पे जुड़ रहे हैं। तो वो सभी लोग चैनल पे बने रहिए और बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सेट्स बहुत अच्छे हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। और मैं एक यहाँ पे आप लोगों को टिप्स देना चाहती हूँ कि जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं और जो लोग नोट्स बना भी रहे हैं, तो फ्रेंड जैसे कि आप लोगों को मैंने कोई भी क्वेश्चन बताया और जैसे मैं अपने एमसीक्यूज़ में क्वेश्चंस बता रही हूँ, अगर आपको वो लग रहा है कि आपको ये चीज़ नहीं आती है या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके पास नहीं नोट डाउन है, तो आप उसको पहले क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद उसका डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए। ओके, तो इस तरीके से आप नोट्स भी 1 लाइनर या 2 लाइनर करके प्रिपेयर करते जाइए साथ साथ में। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर जो डी ट्रिपल एस बी 2018 का भी जो नेचुरल साइंस का क्वेश्चन पेपर है वो अपलोड हो चुका है मेरे वेबसाइट पे, मेरे जो चैनल है उस पर बहुत ही पहले मैंने अपलोड करके रखा हुआ है। उसको भी आप लोग देख लीजिए, जो लोग डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो लोग यूपी टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों अवेलेबल है। एमसीक्यूज़ एंड कंसेप्ट क्लियरिंग पार्ट दोनों है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जो पहला क्वेश्चन है यानी 37 है, ये है द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। 1 स्टार्क इफेक्ट, 2 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 3 जीमान इफेक्ट एंड 4 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट आंसर बता देती हूँ, उसके बाद आगे मैं डिस्कशन करना चाहूँगी। तो यहाँ पे जो 37 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर 1, यानी कि स्टार्क इफेक्ट। तो देखिए फ्रेंड, जो बोर का मॉडल था, बोर का जो मॉडल था उसने कुछ जो फैक्ट्स हैं वो एक्सप्लेन नहीं किए, वो अनएक्सप्लेन्ड रह गए उसके मॉडल में। और जैसे कि बोर ने जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम था उसकी फाइन डिटेल्स नहीं बताया। ओके, एंड जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का स्पेक्ट्रम था उसकी डिटेल भी नहीं बता पाए। और जो जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट होता है, जीमान इफेक्ट क्या है, दैट इज़ जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं जब मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से ओके स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग हो जाती है, उसे हम लोग जीमान इफेक्ट कहते हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से स्प्लिटिंग होती है तो बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ओके, एंड जो आपका एटम का 3 डायमेंशनल जो एग्जिस्टेंट था उसको नहीं बता पाए थे, एंड इलेक्ट्रॉन का जो डुअल नेचर था उसे वो नहीं बता पाए थे। यानी कि ये जो इनके मॉडल की लिमिटेशंस थी, ये सारे पॉइंट्स। एंड नाउ यहाँ पे अब आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये एक फिनोमेना होता है। और इस फिनोमेना में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मेटल के सरफेस से वो इजेक्ट होते हैं। जब भी एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी की लाइट उस मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक करती है, उसको हिट करती है, तो उस मेटल के सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए होता क्या है, जो मेटल का सरफेस है, मेटल सरफेस, ओके, मेटल सरफेस पे क्या होगा, जब भी आपकी किसी एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी यानी निश्चित इसकी फ्रिक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी, एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी की लाइट, ओके, ये क्या करेगी, उस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी या हिट करेगी। तो जब ये स्ट्राइक करेगी, हिट करेगी, तो सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये जो आपका फिनोमेना होगा इसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो फोटो इसलिए क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और आप यहीं पे समझ लीजिए। देखिए, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है या थ्रेशोल्ड एनर्जी,
यहीं पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए यहीं पे मैं बता दे रही हूँ आपको। तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी के लिए मैंने ई लिख दिया है, या तो फिर इसको थ्रेशहोल्ड एनर्जी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ओके, ये किसके बराबर होता है? ये होता है वर्क फंक्शन के बराबर। ओके, ये होता है वर्क फंक्शन। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप जब वर्क फंक्शन पढ़ते हैं तो ये वर्क फंक्शन के बराबर होता है। और जो आपकी जो भी एनर्जी होती है, ओके, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए, वो क्या होती है? वर्क फंक्शन के बराबर होती है। यानी कि जो वर्क फंक्शन है ये किसके बराबर है? जो मिनिमम एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो वर्क फंक्शन के बराबर होती है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है? W नॉट इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है और यहाँ पे HC अपॉन लैम्डा मैक्सिमम, यानी कि जब फ्रिक्वेंसी मिनिमम होगी तो आपके पास जो लैम्डा या तो वेवलेंथ जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ओके, तो नाउ यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू KE काइनेटिक एनर्जी प्लस W नॉट यानी वर्क फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे इसको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट भी आप लोग लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग इसका कन्वर्जन कर सकते हैं, फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड। नाउ अब यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करिए, जो सीजियम होता है, सीजियम, ओके, सीजियम मेटल जो होता है, ये जो सीजियम है इसका यूज़ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में करते हैं। कहाँ पे इसका यूज़ होता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में इसका यूज़ होता है सीजियम का। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में सीजियम का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सभी एल्कली मेटल्स में बहुत ही कम होती है। ओके, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी जो इसकी है सीजियम की, वो लोअर होती है अगर हम लोग एल्कली मेटल्स की बात करें तो। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को इतनी पॉइंट क्लियर हो गए हैं। और यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, वो है आपका जो स्पेक्ट्रा होता है या स्पेक्ट्रम होता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी सीक्वेंस होता है वो पूछा जाता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ओके, और इसका जब हम लोग पिक्टोरियल यानी पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, अरेंजमेंट कर देते हैं, तो यही स्पेक्ट्रम हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रेडिएशन है मैं वो बताने जा रही हूँ, वो आप देखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। जैसे कि आपका ये यहाँ पे गामा रेज है। ओके, गामा रेज इज़ लेस देन एक्स रे और एक्स रे इज़ लेस देन यूवी इज़ लेस देन विजिबल, विजिबल इज़ लेस देन IR मतलब इंफ्रारेड इज़ लेस देन माइक्रोवेव, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ लेस देन रेडियो वेव। ओके, इज़ लेस देन रेडियो वेव, यानी कि ये अगर हम लोग वैक्यूम में सभी टाइप के मैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करें, अगर उनकी वेवलेंथ को ना कंसीडर करें, तो ये सारी जो है वो सेम स्पीड से ही ट्रैवल करती हैं और वो होती है लाइट की स्पीड, और ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया वो आपने देख लिया, ये जो सारे आपके जो इंक्रीजिंग ऑर्डर थी वेवलेंथ की। ओके, ये मैंने बताया था आपको, ये जो अभी दिया है ये सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? गामा की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? रेडियो वेव की। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, या तो हम इसको कह सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी भी हम इसी से निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 38 पे हमको क्या करना है? 38 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1, क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर।
अब ऑप्शन है आपके पास ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का, वो क्या हो जाएगा, वो होगा थर्ड, यानी कि बोथ वन एंड टू करेक्ट है। अब यहाँ पे वन एंड टू है क्या, देख लीजिए। इसमें जो स्टेटमेंट वन था वो था कि अगर क्वालिटेटिवली हम लोग बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, ओके, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो इंक्रीज़ करती है उसका मैग्नीट्यूड होता है, वो उस न्यूक्लियस पे जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उसके साथ वो भी बढ़ता जाता है। यही कहा गया है यहाँ पे कि जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का है इलेक्ट्रॉन का, जैसे वो इंक्रीज़ करता है, किसके साथ इंक्रीज़ करता है, जब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ करता है। ओके, जितना ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। नाउ दूसरा पॉइंट क्या है, ये कह रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो नंबर, मैग्नीट्यूड मीन्स कि जो भी आप उसमें नंबर होगा, ओके, वो क्या करेगा, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ इंक्रीज़ करता है। ओके, तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज़ करेगा तो फिर मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का होगा वो डिक्रीज़ करेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज़ करेगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ करेगा। तो ये दोनों ही पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हैं। अब यहाँ पे 39 है, अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो बोर्स मॉडल था उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, 1 टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, 2 एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एंड गिवन एज √L विद इन द ब्रैकेट L+1, फिर इनटू यानी डॉट लगा हुआ है h/2π, और 3 है हमारे पास ऑप्शन बोथ 1 एंड 2, एंड 4th है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो 39 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जा रहा है फ्रेंड, वो हमारे पास थर्ड होगा, बोथ 1 एंड 2 की जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, और जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटाइज्ड एंड गिवन एज, वो कैसे दिया जाता है, वो यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो दिया हुआ है इससे बताते हैं। ओके, नाउ बोर्स मॉडल को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। जो बोर्स का मॉडल होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था ये मॉडल, जैसे कि आपका हाइड्रोजन, ओके, नाउ हीलियम प्लस, तो यहाँ पे 1 है। नाउ लिथियम में वैसे तो आपका लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, लेकिन यहाँ पे 2+ है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, कहा है ना 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे जो इनके मेन पॉस्टुलेट्स थे वो क्या थे, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है, और स्टेशनरी पाथ पे, यानी कि वो जो पाथ है उसका वो स्टेशनरी है, मूविंग नहीं है वो, ओके, वेरिएबल पाथ नहीं है, स्टेशनरी पाथ है। और इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कहते हैं एनर्जी लेवल, इनको कहा जाता है एनर्जी लेवल। ओके, नाउ या तो फिर इन्हें कहा जाता है ऑर्बिट्स, इनको कहेंगे हम लोग ऑर्बिट्स, या तो फिर इनको हम लोग कहेंगे शेल्स। ओके, क्या क्या बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट या तो शेल्स। तो जो एनर्जी लेवल है वो उसमें जो भी जितना भी आपका इन्होंने एनर्जी लेवल बताया, तो हर एक एनर्जी लेवल की अपनी डिफिनिट या निश्चित एनर्जी होती है जो उस एनर्जी लेवल के साथ जुड़ी होती है या एसोसिएटेड होती है। ओके, जब भी न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, यानी कि जब न्यूक्लियस से अवे होंगे, तो एनर्जी होगी वो इस स्टेट में इंक्रीज़ करेगी। नाउ एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, ये जो है एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज़ mvr = n h/2π। ओके, mvr यहाँ पे मोमेंटम आप लोग p = mv तो जानते ही हैं, तो यहाँ पे r भी है, तो mvr एंगुलर मोमेंटम को कैसे दे रहे हैं, mvr = n h/2π। नाउ यहाँ पे जो m था वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो v है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड r है जो रेडियस है ऑर्बिट की, एंड n क्या है, n = नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ओके, इतनी चीज़ें यहाँ पे पता चली। नाउ अब आगे देख लेते हैं इनके मॉडल में क्या चीज़ें हैं। जो एनर्जी एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन
एक हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करेगा। सपोज़ अगर ये हायर लेवल है और ये लोअर लेवल है, ये हाई है और ये लोअर है, तो जब इलेक्ट्रॉन इस लेवल से इस लेवल में पहुंच रहा है तो ही ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा। ओके नाउ, और ऐसे ही होगा जब वो लोअर से हायर में जाएगा। तो ये जो एनर्जी है आपका, जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा ई से लिखा जाएगा और इसको क्या क्या लिखेंगे, E2 माइनस E1 लिखेंगे इज इक्वल टू एच न्यू लिखेंगे इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, आपको फॉर्मूला याद होगा, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ओके नाउ, अब बोर का जो मॉडल था एनर्जी का और इनके मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो वेलोसिटी और रेडियस है किसी भी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, nth ऑर्बिट में। ओके कोई nth ऑर्बिट है, नंबर मान लीजिए सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, तो इसीलिए कह रहे हैं nth ऑर्बिट में, बोर ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होगी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे Vn इज इक्वल टू 2 पाई ई स्क्वायर जी अपॉन एन एच है। ओके जिसको हम लोग वी नॉट इंटू जी अपॉन एन भी लिख सकते हैं, जहाँ पे वी नॉट जो है वो दिया रहता है जैसे कि 2.188 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ओके फ्रेंड, इस तरीके से रेडियस भी है, और रेडियस है आपकी और जो इनका ऑर्बिट है उसमें एक रेशियो है, वो इम्पॉर्टेंट है, जिससे वो मैं बता दे रही हूँ। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। इसको आप याद रख लीजिएगा, ये एक रिलेशन है। अगर रेडियस दी हुई हो, अगर आपको एक ऑर्बिट की रेडियस दी हुई हो तो दूसरे की निकालनी हो तो आप इससे निकाल सकते हैं। ओके, या तो फिर आपके जो nth शेल का के बारे में दिया हुआ हो, N1 के बारे में, तो N2 निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये रिलेशन है। जैसे ही आपका रेडियस जब जो है आपका एनर्जी का लेवल इंक्रीज़ करता है तो जो रेडियस होती है वो भी इंक्रीज़ करती है। ओके, और यहाँ पे जो है एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में, उसको भी निकाला जा सकता है, उसके लिए भी फॉर्मूले होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बोर्स मॉडल ऑफ एटम इज एन एग्रीमेंट विद 1 पाउली's प्रिंसिपल, 2 प्लैंक्स थ्योरी, 3 लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड 4 हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप लोग देख सकते हैं, 2, 3 एंड 4, एंड थर्ड इज़ 1, 3 एंड 4 है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है 40 वाला, इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा कि पाउली's प्रिंसिपल एंड प्लैंक्स थ्योरी, और आपका जो थर्ड है ये लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन एटम, ये यहाँ पे आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे 41 है, उसको देख लेते हैं। 41 में हमारे पास है द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करेक्टली अकाउंट फॉर द फिनोमेना इज। अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो दिए हुए हैं और फिनोमेना जो घटना है वो दिया गया है। 1 अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, 2 एमिशन स्पेक्ट्रा, 3 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड 4 एक्स रे स्पेक्ट्रा। और यहाँ पे देख लीजिए आपका जो फिनोमेना है वो दिया हुआ है क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड दी न्यूक्लियर एटम एंड चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसको बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 41 के लिए करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, और फिनोमेना क्या होगा, क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1 the energy of radiation increases with energy in wavelength. 2 the spectrum of hydrogen atom is exactly same as that of helium plus ion. 3 energy of radiation increases with an increase in nu bar. नाउ यहाँ पे हमारे पास अब जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज़ आर, ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं और जो यहाँ पे करेक्ट है मैं वो बता दे रही हूँ। ये जो 42 है इसका हमारे पास 1 तो करेक्ट है ही और 3 भी करेक्ट है, या ये 1 जो है और यानी कि थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 में क्या है, जो एनर्जी है रेडिएशन की वो वेवलेंथ के डिक्रीज़ के साथ बढ़ती है, यानी कि जब एनर्जी बढ़ेगी तो जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, वो घटेगी। ओके, तो ये आपने फार्मूले से भी देखा, जब मैंने भी फार्मूला बताया एक्सप्लेनेशन करी थी तो वहाँ पे भी आप रिलेशन इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अब हमारे पास जो थर्ड है वो क्या है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन न्यू बार। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड वाला हो चुका है। नाउ 43 हमारे पास क्या है, 43 में है द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन सीरीज इज 16/15 आर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N2 एंड R इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है 1 में 3 2 4 एंड 3 2 एंड 4 है 1। तो यहाँ पे जो हमारे पास 43 है उसके लिए क्या करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे जो 43 है इसके लिए हमारे पास 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये 4 आएगा आपके पास जब आप लोग N2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे लाइमन सीरीज़ के लिए जो दिया हुआ है 16/15 आर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 44। नाउ 44 में देखते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू फिफ्थ ऑर्बिट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड इन बोर्स स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5 8 10 15। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसको कैसे करना है, इसको आप लोग देख लीजिए फ्रेंड। देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। ओके, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे ग्राउंड स्टेट से, तो वो हमें कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए उसके लिए आप लोग n और ब्रैकेट के अंदर n-1/2 ओके इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा 5 × 4, क्योंकि n-1 जब n हमारे पास 5 है और n-1 यानी 5 - 1 करेंगे तो 4 ही आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे 2 करेंगे और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारे लिए जो थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी कि 10। और यहाँ पे दिया भी है कि फिफ्थ ऑर्बिट से ग्राउंड लेवल टू फिफ्थ ऑर्बिट में एक्साइटमेंट हो रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू फिफ्थ ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बतानी है जो बोर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम में मिलेंगी, तो वो आपको मिल गई इस फॉर्मूले से। नाउ 45 हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। नाउ हीलियम प्लस है यहाँ पे और हीलियम प्लस देन गैस यहाँ पे है और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन आपका ये वाला दिखाया गया है प्लस करके। तो यहाँ पे अब आपको देखना है इसमें क्या होगा। इफ़ द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज़ 2.18 × 10⁻18 जूल पर एटम। यहाँ पे कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे फ्रेंड, तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे आप निकालेंगे। तो E के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा E इज़ इक्वल टू 2.18 × 10⁻18 दे रखी है। देन यहाँ पर आपको इंटू Z² ये जो फॉर्मूला है एनर्जी का उसमें हम लोग रखेंगे फ्रेंड अपॉन n²। ये क्या होगा जूल पर एटम होगा। ओके, जूल पर एटम या एटम इनवर्स भी आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए फिर से E इज़ इक्वल टू 2.18 इंटू और ये चूँकि माइनस का है तो यहाँ पे 2.18 × 10⁻18 इंटू Z² अपॉन n² जूल पर एटम है। और ये इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, अब आपको बस Z की वैल्यू रखनी है 2 और n की वैल्यू रखनी है 1। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इसमें फिर से पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा E इज़ इक्वल टू -2.18 × 10⁻18 ये आपको दे रखी है फ्रेंड, गिवन वैल्यू है ये। और यहाँ पे 2² अपॉन 1² और ये बाकी आपका जूल पर एटम या जूल एटम इनवर्स मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एटम इनवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो 8.72 × 10⁻18 जूल एटम इनवर्स या जूल पर एटम जिसको बोलेंगे वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल अभी भी मैंने बता दिया है। तो नाउ 45 का हमारे पास 3 बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट है 46 में देखते हैं बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 1 है इग्नोर्स डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, 2 कॉन्ट्राडिक्ट्स हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, 3 बोथ 1 and 2 and 4 नन ऑफ द अबव। तो 46 में हमारे पास क्या है फ्रेंड, जो 46 है उसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा 1 and 2 दोनों हो जाएगा। जो बोर का मॉडल है
जो उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए दिया, तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने मैटर का जो डुअल बिहेवियर होता है उसको इग्नोर किया, उसको ये नहीं समझ पाए, और ये हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यानी मैच नहीं करता है, कॉन्ट्राडिक्शन रखता है। ओके, नाउ हमारे पास जो 47 है वो क्या है, 47 है द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रॉगली रिलेशनशिप इज़। तो डी ब्रॉगली का रिलेशनशिप आपको पता ही है फ्रेंड यहाँ पे, और इम्पॉर्टेंट भी है डी ब्रॉगली का, और वैसे तो सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं फ्रेंड। ओके, नाउ यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है उसको मैं बता देती हूँ। तो जो 47 है उसके लिए हमारे पास पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। ओके, तो लैम्डा इज इक्वल टू H/P भी आप कर सकते हो, मोमेंटम जो होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू H/P या लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, ये बिल्कुल करेक्ट है। 48 हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे 48 है हमारे पास, ये क्वेश्चन है द यूनिट्स फॉर इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू H/mv आर। अब इसकी यूनिट है, तो फ्रेंड यूनिट भी बतानी है, ये आप भी इम्पोर्टेंट कर लीजिए इसको, यूनिट पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस है ये देख लीजिए, और मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता दे रही हूँ 48 का। तो 48 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 3 हो जाएगा। ओके, कैसे 3 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एच का जो यूनिट है वो बताना है। तो एच का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, देन उसके बाद एम एंड वी है, तो एम के लिए मास के लिए किलोग्राम हो जाएगा, एंड उस आपका जो वेलोसिटी है उसके लिए मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 48 का जो थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड अपॉन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चलिए 49 देख लेते हैं। 49 है हमारे पास, ओके 49 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड विद बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि जो आपका पार्टिकल का जो डुअल नेचर होता है। नाउ ऑप्शन 1 है E इक्वल टू mc², 2 डिफ्रैक्शन, 3 E इक्वल टू h/nu, 4 इंटरफेरेंस। फ्रेंड, इसके पहले जो मैंने लेक्चर लिए हैं जिसमें 36 क्वेश्चन तक लिखा हुआ है, बताया है मैंने MCQ एक्सप्लेन करके, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। सारे जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेनेशन उसमें भी बहुत है, न्यूमेरिकल वगैरह जो भी है आपका, आप लोग उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। नाउ 49 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा थर्ड, E इक्वल टू h/nu। ओके, तो यहाँ पे E इक्वल टू h/nu जो है वो बिल्कुल करेक्ट है 49 के लिए, और ये जो वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों के लिए रिलेशन रखता है। नाउ अब यहाँ पे द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम एंड इट्स वेलोसिटी इज़ 812 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेव लेंथ। यहाँ पे हमारे पास मास दिया हुआ है, ओके, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, वेलोसिटी दे रखी है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो देन हम लोग करेंगे कैसे, वैल्यू रख लेते हैं। ओके, वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कैसे होगा। फ्रेंड, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। ओके, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, और यहाँ पे H की वैल्यू जो है 6.26, ओके, 6.26 इंटू 10⁻34, 10⁻34 है, और ये किस में होगा, जूल सेकेंड में होगा। अपॉन करके आप लिखेंगे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, ओके, और ये किस में होगा, चूँकि मास है तो ये किलोग्राम में होगा, इसको किलोग्राम में लिखेंगे। देन उसके बाद आपकी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी आपकी 812 मल्टीप्लाई है बीच में, 812 मीटर पर सेकेंड होगी। ओके, ये 812 मीटर पर सेकेंड हो गई। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 8967 इंटू 10⁻10 मीटर, जिसको हम लोग नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 896.7 नैनोमीटर। ओके, 896.7 नैनोमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 50 का, वो कौन सा हो जाएगा, अभी भी जस्ट कैलकुलेट करके मैंने बता दिया है, थर्ड वाला। ओके, ये यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया।
नाउ आगे देख लेते हैं फ्रेंड 51। चलिए 51 को देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन बोर्स फोर्थ ऑर्बिट, इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा, कैलकुलेट द सर्कमफरेंस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 2 लैम्डा, फिर 2 ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन 4 लैम्डा, थर्ड है 4 अपॉन लैम्डा एंड फोर्थ है 2 अपॉन लैम्डा। तो देखिए ये होगा कैसे, जब हम लोग बोर की बात करेंगे तो जो बोर ने कॉन्सेप्ट दिया था तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा ऑर्बिट में एक एंगुलर मोमेंटम से मूव करता है, और वो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2 के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है MVR = NH/2। ओके, यहाँ ये मैंने पहले भी बताया है। और अगर हम लोग यहाँ से सिर्फ R को निकालेंगे तो R निकालने के लिए क्या करेंगे, N/2, और यहाँ पे H/mv तो ऐसे ही है, ये और नीचे आ जाएगा जो पहले जैसे भी था, जो लेफ़्ट हैंड साइड से है वो राइट हैंड साइड में आ गया। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, अब यहाँ पर जब हम लोग इसको पुट करेंगे वैल्यू को, n=4 की बात की गई है, n=4 क्योंकि ऑर्बिट कौन सा है, फोर्थ वाला है। तो यहाँ से जो हमारे पास रिलेशन होगा तो R=2 λ/π। ओके, तो 2πr जो है फ्रेंड वो सर्कमफरेंस है, तो जो सर्कमफरेंस होगी वो क्या हो जाएगी, सर्कमफरेंस जो है वो 2πr होती है, ये आपको मालूम है। तो 2π इंटू r की जगह 2 λ/π लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 4 लैम्डा आ जाएगा। ओके, 2πr था, r की जगह हमने जो पहले ही यहाँ पे अभी वैल्यू बताई है कि 2 λ/π वो लिख देंगे। तो जब हम लोग पाई से पाई कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, तो फिर 4 लैम्डा वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन में जो सेकंड वाला है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 लैम्डा। नाउ नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 52 की तरफ। 52 क्या है, 52 है इफ़ EA, EB एंड EC रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। ओके, यानी EA क्या है, काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के लिए, एंड EB है अल्फा पार्टिकल के लिए, एंड EC है प्रोटॉन के लिए, एंड ईच मूविंग विथ सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और ये जो तीनों हैं हर एक सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ से मूव कर रहे हैं। देन चूज़ द करेक्ट अमंग फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, वो 52 का देख लीजिए, जो फोर्थ है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, देन अल्फा पार्टिकल की, और उसके बाद प्रोटॉन की। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं 53। 53 में देखते हैं क्या है। 53 है हमारे पास, द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 × 10⁻17 पर सेकेंड नियरली। अब ऑप्शन है कौन सा चूज़ करना है, कौन सा करेक्ट है, तो देखते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे अगेन हम लोग कैसे कर लेंगे, तो देख लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, ये याद कर लीजिए फ्रेंड, बिल्कुल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। या तो फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, mv इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे मोमेंटम है, तो mv इज इक्वल टू H/λ भी लिख सकते हैं। तो अब हमें मोमेंटम निकालना है। ओके, तो और इसको और कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम लोग जो मोमेंटम है या इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, h/c, जहाँ पे c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ओके, तो अब देखिए हम लोग मोमेंटम कैसे निकालेंगे। मोमेंटम के लिए मोमेंटम इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली आपको वैल्यू पुट कर देनी है 6.62 × 10⁻−34 × 50, ओके, इंटू 10⁻17। अब इसको अपॉन में आप करेंगे, फिर लाइट की जो वेलोसिटी है 3 × 10⁸, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो मोमेंटम आएगा, जो वैल्यू आएगी 1.1 × 10⁻23 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आएगी। ओके फ्रेंड, तो देख लीजिए यहाँ पे आपके पास हो गया। जैसे जैसे मैं
बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन करते रहिए, न्यूमेरिकल के लिए आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे मोमेंटम आ गया है। ओके, फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देनी है और फार्मूला क्या, मोमेंटम इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी यूज़ करना है, जिसमें एच की वैल्यू दे रखी हुई है। ओके, और यहाँ पे न्यू की वैल्यू भी क्वेश्चन में ही दे रखी है, 50 × 10⁻17 न्यू यानी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है। और सी आपको पता है लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸। जब आप इसको आप जब इसको सॉल्व करेंगे ओके तो क्या होगा, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। और आंसर हमारे पास जो 53 का करेक्ट हो गया है, वो कौन सा करेक्ट हो गया है, वो यहाँ पे थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। The uncertainties in the velocities of two particles A and B are 0.05 and 0.02 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं कि दो पार्टिकल ए और बी हैं और इनकी जो वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी है वो ए के में है 0.05 और बी के लिए है 0.02 मीटर पर सेकेंड। द मास ऑफ बी इज़ 5 times टू दैट ऑफ मास ए। जो बी का मास है वो ए से 5 गुना है। वॉट इज़ द रेशियो ऑफ अनसर्टेनिटीज़, ओके, डेल्टा एक्स ए अपॉन डेल्टा एक्स बी इन देयर पोजीशन। अब इनकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी बतानी है। तो ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है फ्रेंड। ओके, तो जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या कहता है और उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको भी कैलकुलेशन करेंगे और इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ पहले। ओके, देखिए यहाँ पे फ्रेंड जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो ये क्या कहता है, वो ये कहता है कि किसी भी गिवन इंस्टेंट पे या किसी भी क्षण, ठीक है, किसी भी मोमेंट पे मोमेंटम और पोजीशन किसी सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही समय पे एक ही क्षण पे इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम और उसकी पोजीशन को निकालना या बताना इम्पॉसिबल है, यानी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, इन्होंने कहा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये बताया। और ये यहाँ पे जो P है इक्वल टू एम वी, ये मोमेंटम होता है, आपको पता ही है। नाउ डेल्टा P इज़ इक्वल टू एम डेल्टा वी। ओके, तो यहाँ पे अब इसको देखें तो m यहाँ पे मैं कॉमा लगा दे रही हूँ, तो m डेल्टा v इज़ इक्वल टू, नहीं, m डेल्टा v जो है इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दे रही हूँ, इनटू आपका डेल्टा x है इज़ ग्रेटर देन और लेस देन h अपॉन 4 पाई। ओके, h अपॉन 4 पाई, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे जो डेल्टा x है, ये जो डेल्टा x है ये क्या है, ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। और जो डेल्टा p है ये क्या है, डेल्टा p ये है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और ये जो इफ़ेक्ट है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है। और ये जो माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटे माइक्रो साइज़ के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए सिग्निफिकेंट है। और जो माइक्रोस्कोपिक के लिए और क्या है, ये नेग्लिजिबल भी है, ठीक है। तो जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के मोशन होते हैं उनके लिए ही ये जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिग्निफिकेंट है, और माइक्रोस्कोपिक साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए नेग्लिजिबल भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके मैं देखती हूँ यहाँ पे ऑप्शन क्या जो करेक्ट होगा उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल अभी मैंने बता दिया, डेल्टा एक्स जो है फिर से लिख देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा एक्स है इनटू एम, ओके, इनटू डेल्टा वी इज़ इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ओके, यहाँ से आपको डेल्टा एक्स जो ए की डेल्टा एक्स ए है इज इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा एक्स ए इंटू एम इंटू 0.05 ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ओके, इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इस तरीके से आप बी के लिए भी कर लेंगे। तो डेल्टा एक्स बी इंटू 5m
इंटू 0.02 इज इक्वल टू h/4 पाई। ये आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये बन गई है और एक इक्वेशन ये बन गई है आपके पास। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ओके, डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आप डिवाइड कर देंगे, यानी कि मैं अगर ऐसे कर दूं तो ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये इसको इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे तो और इसको 1 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी डेल्टा एक्स ए अपॉन डेल्टा एक्स बी की, वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ओके। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 1 वाला बिल्कुल करेक्ट है। 55 देख लेते हैं। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाई। किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री जो है, ट्रेजेक्ट्री पाथ, वो कैसे डिटरमाइन होता है, 1 इट्स लोकेशन, इसकी लोकेशन से, 2 इट्स वेलोसिटी एट वेरियस मोमेंटम, या फिर वेरियस मोमेंटम पे डिफरेंट जो मोमेंटम है उसके उस पे जो है उसकी जो वेलोसिटी होती है उससे। तो 55 है हमारे पास, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2, ओके। नाउ नन ऑफ द अबव नहीं है। 56 देख लेते हैं। तो 56 है हमारे पास, द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ 1.2 इंटू 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन विल बी। तो फ्रेंड ये भी जो आपका है ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पे होगा। डायरेक्ट आपको जो फार्मूला अभी जस्ट बताया है उस फार्मूले पे आप कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो मैं बता देती हूँ। जो 56 है उसके लिए हमारे पास थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा, 5.27 इंटू 10⁻⁻30 मीटर। नाउ 57 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब यहाँ पे प्रिंसिपल के बारे में पूछा ही हुआ है, तो यहाँ पे जो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो पहला ही वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे नहीं बढ़ना है अब हमें। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। ये मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बताया भी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58 है हमारे पास। 58 में है, इन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.005%। तो सर्टेनिटी विद विच द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड इज़। अब यहाँ पे h की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो भी दे रखा है। तो देखिए पूछा क्या जा रहा है, कह रहे हैं कि एक एटम है, तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो 600 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और इसकी जो एक्यूरेसी है यानी कि जो उसकी बिल्कुल शुद्धता है, एक्यूरेट जो है वो 0.005% है एक्यूरेसी। और जो इसकी पोजीशन में, ओके, जो पोजीशन है उसकी, उसमें जो सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी विद विच द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड, तो वो आपको बताना है। जो तो कैसे बताएंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 4 दे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो 58 के लिए करेक्ट ऑप्शन है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये 58 के लिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके पास h की भी वैल्यू दे रखी है, EM की भी वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेशन में आप 1.92 इंटू 10⁻³ मीटर करेंगे। नाउ यहाँ पे अब 59 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट वैलिड फॉर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Okay, 1. When uncertainty in position increases, the uncertainty in velocity decreases. 2. When uncertainty in position increases, the uncertainty in velocity also increases. Now 3. When uncertainty in position increases, the certainty in velocity increases. 4. When certainty in position increases, the uncertainty in velocity decreases. तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास 4 हो जाएगा कि जब पोजीशन में सर्टेनिटी बढ़ती है तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी घटती है, ओके। डिक्रीजेस लिखा हुआ है ना, तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 60 है हमारे पास। 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट वेव फंक्शन। वेव फंक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। 1. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन एनर्जी स्टेट द वेव फंक्शन करेस्पॉन्ड्स टू दैट एनर्जी स्टेट कंटेन्स ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। फिर 2 है, इट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम एंड डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग। फिर थर्ड है, वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज विद 1 इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
तो करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 60 के लिए? तो 60 के लिए जो करेक्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट होगा वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो पहला वाला है फ्रेंड कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी स्टेट में होता है तो जो उसका वेव फंक्शन होता है वो उसकी एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्डिंग होता है, करस्पॉन्ड करता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ दूसरा देख लेते हैं कि जो मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करती है, जिसमें ठीक है इन दी एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसीलिए इन दी एटम लिखा हुआ है, एंड ये कोई फिजिकल मीनिंग कैरी नहीं करती है। ये भी करेक्ट है, सही बात है बिल्कुल। और जो तीसरा है जो वेव फंक्शन होता है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ यानी जिसमें कि वन एटम जो वन इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं विद वन इलेक्ट्रॉन, इनको क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 60 के लिए। नाउ यहाँ पर हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट फ्रेंड, हाँ ये वाला। नाउ यहाँ पे मैंने 60 लिया था तो 61 है, यहाँ पे 61 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज इक्वल टू दी साई स्क्वायर एट दैट पॉइंट, प्रोपोर्शनल टू दी साई स्क्वायर एट दैट पॉइंट, एंड फ्रेंड कुछ लोग काई स्क्वायर भी बोलते हैं इसको, इनवर्सली टू दी काई स्क्वायर एट दैट पॉइंट, नन ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे जो हमारे पास 61 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ये क्या होता है? वो साई स्क्वायर के एट उस पॉइंट पे, ठीक है, एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे जो साई स्क्वायर होता है उसके प्रोपोर्शनल होती है। नाउ प्रोबेबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए उसके बारे में पूछा गया है। 62 है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1 है दी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज़ क्वांटाइज्ड, कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है किसी भी एटम में। नाउ 2 है दी एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज़ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और जो क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके, जो क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी जो एग्जिस्टेंस होता है, और सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ओके, यानी कि जो क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होता है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो किसके डायरेक्ट रिजल्ट होता है? वो वेव लाइक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्ट रिजल्ट होता है। ओके, यानी जो इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक प्रॉपर्टी होती है उसके। और थर्ड है हमारे पास द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नेवर बी डिटरमाइंड और नोन एक्यूरेटली, कि जो इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में जो पाथ है या रास्ता है वो कभी भी एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा 62 के लिए वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे भी सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। ओके, ऑल ऑफ दीज, ये सब करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 63 है द रीजन ऑफ एन ऑर्बिटल वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रेड्यूसेस टू 0 इज कॉल्ड, कि यहाँ पे पूछा, अब ऑप्शन है यहाँ पे 1 नोडल सरफेस, 2 नोड्स एंड 3 बोथ 1 and 2, एंड 4th है नन ऑफ दीज। तो 63 के लिए हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा वो बोथ 1 and 2 हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जो द रीजन ऑफ एन ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में जो रीजन होता है जहाँ पे जो आपकी डेंसिटी फंक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 तक रिड्यूस हो जाती है, वो क्या होता है? तो यहाँ पे हमारे पास जो 63 है उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है नोडल सरफेस पे भी ऐसा होता है, नोड्स पे भी ऐसा होता है। नाउ यहाँ पे अब 64 देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाई, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे देते हैं? 1 है n+1, 2 है n-l-1, 3 इज़ n-1 एंड 4 है n-l+1। तो यहाँ पे जब भी हमको टोटल नंबर ऑफ नोड्स बताने होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन 3 है यानी कि n-1 है उससे हम लोग देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में पूछा जाता है। तो वैसे तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, और अगर आप ये जो पूरा आपका चैप्टर है इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आपने उसको कर लिए तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें से कुछ भी ना आए। और क्योंकि क्वेश्चन
थ्योरी से, सारी थ्योरी से क्वेश्चन बने हुए हैं, एक एक चीज़ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो एग्जामिनर और पूछेंगे कहाँ से, जब हम लोग सब लोग कुछ पढ़ के रखेंगे तो हम लोग कर भी सकते हैं, हम लोग ऑप्शन को बहुत ईजिली कर पाएंगे। ओके, तो चलिए, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? वन हैव एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी, टू बिलोंग्स टू सेम सबशेल, एंड थ्री है बोथ वन एंड टू, एंड फोर है नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे जो हमारे पास 65 है उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? बोथ वन एंड टू। तो ये जो होते हैं इनमें एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी होती है इन ऑर्बिटल्स की, और ये सेम सबशेल में होते हैं। ओके, सेम सबशेल को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे कर लेते हैं। आगे है हमारे पास 66, द नोड्स प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल्स आर 1 2 स्फेरिकल, फिर 2 है 2 प्लानर, फिर 3 है 1 प्लानर, एंड 4 है 1 प्लानर 1 स्फेरिकल। तो यहाँ पे जो आपकी 3p ऑर्बिटल में जो नोड्स होती हैं वो कितनी होती हैं? तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें एक प्लानर होता है और एक स्फेरिकल होता है। ये यहाँ पे 67 है, व्हाट आर द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स फॉर 4d ऑर्बिटल्स रिस्पेक्टिवली। तो अब यहाँ पे आपको एंगुलर नोड्स बतानी हैं और रेडियल नोड्स बतानी है 4d ऑर्बिटल्स के लिए। तो ये कितनी होंगी? तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 67 का, वो क्या होगा? 67 का 1 होगा, 2 एंड 1। ओके, यानी एंगुलर नोड्स जो होंगी वो 2 होंगी, रेडियल नोड्स 1 होंगी 4d ऑर्बिटल के लिए। 68 देख लेते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1 है एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज डिपेंड्स ओनली ऑन द क्वांटम नंबर n। ओके, ये कह रहे हैं कि जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन की तरह जो और भी दूसरी स्पीशीज़ हैं वो सिर्फ क्वांटम नंबर n पर डिपेंड करती हैं। नाउ फिर दूसरा है एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स डिपेंड्स ऑन क्वांटम नंबर n एंड l। और ये कह रहे हैं कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं उनमें जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी वो क्वांटम नंबर n और l दोनों पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे 68 के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो दोनों बोथ 1 एंड 2 होगा। ओके, दोनों ही करेक्ट है। नाउ मैच करना है, यहाँ पे मैच क्या करना है? मैच द कॉलम, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट कोड फॉर द गिवन ऑप्शन। कॉलम 1 में वैल्यू n दे रखी है, कॉलम 2 में वैल्यू l दे रखी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। n, l, m और s की जो वैल्यूज़ वगैरह होती हैं पूछी जाती हैं। क्वांटम आपको दे दिया जाएगा कि n की वैल्यू जो है वो 3 है, तो इसके लिए आपको l भी बताना है, m भी बताना है, तो आप उसको निकाल सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पे a है 1, तो क्वांटम, अब यहाँ पे n के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? फिर b 2, फिर c है 3। अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट कोड सेलेक्ट करना है फ्रेंड। तो 1 में है हमारे पास 0 1 2, फिर 0 1 है, तो 3 है आपका 0। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग करेक्ट कोड है कौन सा चूज़ करें? तो यहाँ पे हमारे पास जो 69 है उसके लिए मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो देखते हैं पहले। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो 1 है उसके लिए तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा l का वैल्यू। ओके, नाउ जब n इक्वल टू 2 होगा, यानी कि हम लोग सेकेंड शेल की बात करेंगे, n इक्वल टू जब 2 होगा तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? इसके लिए हमारे पास हो जाएगा 2 वाला। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग इसको 2 के साथ मैच करा सकते हैं, एंड यानी कि 0 और 1, और जो 3 होगा तो उसके लिए 0 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 3 2 1। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 69 का जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड, आज हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, 69 क्वेश्चन तक यहाँ पर हो गए हैं। अभी आगे और भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, वो भी मैं कराऊंगी। ओके, और जितने ही ज़्यादा आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपको पता है। और जितना ही ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतना ही डाउट क्लियर होगा, उतना ही ज़्यादा आप लोग ब्रशअप होंगे। एंड आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैं फ्रेंड आपको बता दूं कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि जब 1 महीने बचेंगे तो हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स कोई मामूली एग्ज़ाम्स नहीं हैं, बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं ये। ओके, चाहे वो किसी भी जगह का एग्ज़ाम हो, टीजीटी का पीजीटी का, तो आप लोग ये समझ लीजिए टफ़ एग्ज़ाम है, कंपटीशन हाई है। पहले से ही प्रिपरेशन जो लोग करके रखते हैं वही लोग लास्ट टाइम पे बस रिवीजन कर पाते हैं, और अदरवाइज़ जो लोग पहले से प्रिपरेशन नहीं करते हैं फ्रेंड, तो उनको रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता है, वो बस नया ही पढ़ते रहते हैं। तो आप लोग पहले से 6 महीने पहले, साल भर पहले से आप लोग जब प्रिपरेशन करेंगे, डेली थ्योरीज़ और एमसीक्यू बिल्कुल
बिल्कुल रट जाएगी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आप जब एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर को देखेंगे ना, तो आपको चुटकियों में सारे आंसर निकल आएंगे और आप बिल्कुल पेपर को कहते हैं ना, पेपर को फोड़ के चले आओगे और सक्सेस आपको मिल के रहेगी। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा और सेफ़ रहिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ले लीजिए उसका। एंड थैंक यू।